नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती का पाठ क्रमांक 3 वहाँ रे हमदर्द ये आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल जी। छात्रों, जैसे आप सबको पता है कि हमारे यहाँ अस्पताल में मरीज को देखने जाने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। इससे मरीज को खुशी होती है और कुछ समय के लिए वो अपना दर्द भूल जाता है। ऐसे ही हास्य व्यंग्य निबंध द्वारा लेखक ने अपने दुर्घटना के माध्यम से इसका चित्रण इस पाठ में किया है। तो चलो देखते हैं आज का पाठ, वहाँ रे हमदर्द। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। एक दिन लेखक पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहे थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो कि अमेरिका ने अपनाई हुई है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो कि चीन, रशिया आदि देशों ने अपनाई हुई है। अब भाषण का प्रभाव लेखक पर इस तरह हुआ कि उनको लगा कि उनकी साइकिल काफ़ी तेज़ी से जा रही है। सामने से एक कार आते हुए देखी। उनको लगा शायद कार को गुस्सा अधिक आया है। जब दोनों नज़दीक आए तो एक दूसरे को विरोधी की तरह देख रहे थे, घृणा की नज़र से। घृणा की नज़र से देखना यानी नफरत से देखना। आपस में जा भिड़े। फलस्वरूप लेखक की टांग टूट गई। लेखक अब पछता रहे कि खामखा उन्होंने समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अपनी टांग अड़ाई। टांग अड़ाना यानी बाधा डालना। फलस्वरूप लेखक की टांग टूट गई। जैसे ही दुर्घटना हुई तो आज भी इंसानियत कायम है जताने के लिए कुछ लोग लेखक की तरफ दौड़े। लेखक बेहोश हो गए। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने करहाते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? लेखक को जब होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द लेखक देखते हैं तो कुछ जाने अनजाने चेहरे उनको दिखाई दिए। इर्द गिर्द यानी चारों ओर। जैसे ही लेखक को होश आया तो उन लोगों को खुशी हुई। लेखक ने उनको पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था। सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। उन चेहरों में से एक व्यक्ति ने तेजी से जवाब देते हुए कहा कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हो। आपका एक्सीडेंट हो गया था। आपका सिर्फ पैर को फ्रैक्चर हुआ है। अब चिंता करने की कोई बात नहीं। लेखक को ऐसा लगा कि सिर्फ बस यही बात बताने के लिए वो व्यक्ति वहाँ रुका हुआ था। लेखक ने अपनी टांग की तरफ देखा तो एक पैर सही सलामत था, तो दूसरा पैर एक रेत की थैली से एक स्टैंड पर लटक रहा था। लेखक के मन में एक मुहावरा आया, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन बिताना। अब
लेखक को ऐसा लग रहा है कि अस्पताल शब्द ही वैसे देखा जाए तो काफ़ी खतरनाक है। उसके साथ अगर सार्वजनिक शब्द जुड़ जाए तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। अर्थात जो भी व्यक्ति सार्वजनिक अस्पताल में दाखिल हो जाए तो वो सीधा परलोक ही सिधार ले। अब लेखक को ऐसा लग रहा है कि उनकी जो दुर्घटना हुई वो एक घटना थी और अब वो सार्वजनिक अस्पताल में दाखिल हुए, ये दुर्घटना है। दुर्घटना यानी हादसा। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाली कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड, यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। टांग से ज़्यादा फिक्र लेखक को हमदर्दी जताने के लिए आने वाले लोगों के लिए। फिक्र होना यानी चिंता होना, क्योंकि उनको लगा कि अब ये लोग मिलने आएंगे। प्राइवेट वार्ड है, इसके लिए वो किसी भी समय आ सकते हैं और चाहे जितनी देर तक वहाँ बैठकर लेखक को परेशान कर सकते हैं। परेशानी के कारण से लेखक का आराम नहीं होगा और इसी चिंता में डूबे लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये आने वाले लोगों की वजह से उनकी दूसरी टांग भी टूट जाएगी। यहाँ पर उसका अर्थ ये होता है कि आने वाले लोग उनको इतना परेशान करेंगे कि उनका आराम हराम हो जाएगा। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं भी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। लेखक को यह मालूम था कि सबसे पहले वे लोग मिलने के लिए आएंगे जिनको देखने के लिए लेखक पहले अस्पताल में गए होंगे। वो शायद इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि किस दिन लेखक की टांग टूटेगी और हम उनका एहसान चुकाएंगे। एहसान चुकाना यानी कृतज्ञता दिखाना। अब ये हमदर्दी दिखाने वाले भी शायद मन में ये सोचते होंगे कि बेटा, वक्त सबका आता है। यानी यही दुर्घटना शायद पहले किसी और के साथ हुई होगी, तब लेखक ने उनके साथ हमदर्दी दिखाई, तो आज ये दुर्घटना लेखक के साथ हुई है। तो वही बताते हैं कि समय हमेशा परिवर्तन करता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खास करके वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, उन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अंततः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आँख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। वैसे तो दर्द के मारे मरीज को नींद आती नहीं, और आ भी जाए तो कोई ना कोई मिलने आ जाता है। एक दिन लेखक ने ठान लिया कि चाहे कोई भी मिलने आए वो अपनी आँख नहीं खोलेंगे। उसी दिन उनके ऑफिस के बड़े बाबू मिलने आए। उन्होंने देखा लेखक सोए हुए थे। जाने से पहले वो सोचने लगे कि अगर मैं वैसे ही चला जाऊंगा तो लेखक को कैसे पता चलेगा कि मैं उनको देखने के लिए आया था। तो उन बड़े बाबू ने पहले लेखक को हिलाकर जगाने की कोशिश की। फिर भी लेखक को जगा हुआ नहीं देखा तो जो पैर का हिस्सा टूटा था उसको ज़ोर से उन्होंने दबा दिया,
लेखक दर्द के मारे उठे। तब बड़े बाबू उनको हंसकर पूछते हैं, क्यों, कैसा है दर्द? यानी ऐसे भी हमदर्द होते हैं, वो बस हमदर्दी दिखाने के लिए आते हैं और ज़्यादा परेशान करते हैं। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई। यह कहकर कि फिर आऊँगी, मैं भीतर तक काँप गया। मोहल्ले वाले आकर किस तरीके से परेशान करते हैं, इसका काफ़ी मनोरंजन ढंग से वर्णन इस परिच्छेद में किया हुआ है। मोहल्ले वालों के लिए तो समय की कोई पाबंदी नहीं होती, वो दिल में जब चाहा तब वो मिलने आते हैं। तो वैसे ही लेखक के मोहल्ले में से सोनाबाई अपने 4 बेटों के साथ वहाँ पर उपस्थित हुए। जैसे उन्होंने लेखक को देखा तो अपने लेखक की ओर उंगली करते हुए कहा, वो देखो चाचा जी। मानो इस ढंग से कह रहे हो जैसे कि चिड़ियाघर में बच्चों को बताया जाता है, वो देखो बंदर। सोनाबाई के बच्चे काफ़ी परेशान कर रहे थे। कोई मेज़ पर बैठा था, कोई मेज़ पर चढ़ा तो कोई कुर्सी पर। एक लड़की ने तो दवा की शीशी ले ली और कथकली का डांस करने लगी। तभी लेखक का ध्यान रप रप की आवाज़ की ओर बढ़ा। लेखक ने देखा तो एक लड़का उनके पैर से टंगी हुई रेत की थैली के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। लेखक कुछ बोल नहीं जाते थे, तभी सोनाबाई की लड़की ने वो दवा की शीशी गिरा दी। सोनाबाई ने लड़की की तरफ गुस्से से देखा और लेखक को कहा, पेड़े खिलाओ पेड़े, दवा का गिरना शुभ होता है। दवा गई मानो बीमारी गई। लेखक काफ़ी परेशान हुए। 2 घंटे के बाद सोनाबाई गई, लेकिन जाते समय यह कहकर गई कि वो वापस आएगी। लेखक भीतर से फिर काँप गए। काँप जाना यानी डर जाना, भयभीत होना। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय, तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, हाँ, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई, माफ़ करना, कहकर वो चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। दूसरे गांव से मिलने आने वाले रिश्तेदार की तो बात ही मत पूछो। एक दिन ऐसे ही लेखक के कमरे के सामने एक टैक्सी आकर रुक गई। एक व्यक्ति उस टैक्सी में से निकला और भागते हुए लेखक के कमरे में आया और लेखक के छाती पर सर रखते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उन कार वालों को दोषी ठहराने लगा। लेखक सोच रहे थे कि मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, अरे लेकिन तू क्यों रोता है? थोड़ी देर के बाद जब उसका रोना कम हुआ तो
वो उसने अपना सर लेखक की छाती से उठाया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो वो व्यक्ति एकदम से चुप हो गया और फिर बोलने लगा, हाँ हाँ, माफ़ करना जी, शायद गुप्ता जी का कमरा बगल में है। आजकल लोग सही तरीके से पता भी नहीं बताते, और माफ़ करना, ऐसे कहते हुए वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। उस व्यक्ति जैसे ही उस गुप्ता जी के कमरे में गया तो लेखक को फिर से वही रोने धोने की आवाज़ और वो कार वालों को बुरा भला कहने की आवाज़ सुनाई थी। लेखक को इस व्यक्ति से ज़्यादा गुस्सा अपने बीवी पर आया, क्योंकि जिस तरीके से ये व्यक्ति रो रहा था तो उसकी पत्नी को ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये इनके कोई करीबी रिश्तेदार या मित्र हैं, और वो जहाँ कर उन्होंने उस टैक्सी वाले का किराया दे दिया था। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा हो जाता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे, आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई है। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोलो बेटा अब भी मुझसे भागोगे। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। इस परिच्छेद में लेखक ये बताना चाहते हैं कि हमदर्दी जताने के लिए वो लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। वैसे ही लेखक के शहर के एक बेतुके कवि श्री लपकानंद जी उस दिन लेखक को मिलने आए। लपकानंद जी की बेतुकी कविता की वजह से सारा शहर परेशान था। जैसे ही लेखक इन कवि को देखते थे तो अपना रास्ता बदल देते थे। कवि जैसे ही आए तो उन्होंने लेखक को बताया कि पिछले 3-4 दिनों से वो कवि सम्मेलन में काफ़ी व्यस्त थे, इस वजह से वो मिलने नहीं आए। और जैसे ही उनको लेखक की दुर्घटना की बात पता चली, उस रात को उनको नींद नहीं आई, और इसी वजह से उन्होंने एक कविता लिख दी। कविता सुनकर लेखक अचंभित रहे। अब कवि लेखक की ओर देखते हुए मन में खुश होकर सोचता है कि अब बताओ कविता कैसे लगी, और दूसरा ये भी सोचते हैं कि बोल बेटा अब कैसे भागोगे। लेखक ने उनको चाय पिलाई और कविता सुनने का वादा करके कैसे तैसे तो उन्होंने कवि को वहाँ से विदा कर दिया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते ये हमदर्दी जताने वाले। अब कवि रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, अगर तुम्हें मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है तो ज़रूर तोड़ना, लेकिन ऐसी जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते ये हमदर्दी दिखाने वाले।